भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते का खाका लगभग तैयार, लेकिन कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर मतभेद अभी बने हुए। भारत ने अमेरिका की ओर से कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में रियायत की मांग पर सख्त रुख अपनाया है। भारत ने अभी तक किसी भी व्यापारिक साझेदार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी सेक्टर में कोई रियायत नहीं, लेकिन इसी बीच एसबीआई ने डेयरी सेक्टर को लेकर एक चेतावनी दी। इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर भारत का डेयरी सेक्टर अमेरिकी इंपोर्ट के लिए खोला गया तो इससे भारत के डेयरी किसानों को हर साल करीब 1.03 लाख करोड़ का नुकसान हो। सर, कैसे नुकसान हो जाएगा? नहीं, 1 लाख करोड़ का बहुत बड़ा डेटा है सर। बिल्कुल, देखिए उसमें मामला ये है कि अभी अगर डेयरी प्रोडक्ट्स पे देखें तो भारत अमेरिका पे तकरीबन 40% की ड्यूटी लगाता है। ठीक है। 40%, 39.8% के समथिंग की ड्यूटी भारत अमेरिका पे चार्ज करता है। और दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने मनी सेंट्रल में। दोनों देशों के बीच की जो ट्रेड डील है उसका जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है या जो पचड़ा है उसमें, वो दो चीज़ों को लेके, एक एग्री प्रोडक्ट्स को लेके, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, और उसमें जीएम क्रॉप्स का मामला आ जाता है जब हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करते हैं। खास तौर पर मक्का की बात आ जाती है उसमें। मक्का हो गया और धान हो गया, इसको लेके भारत का रुख बहुत सख्त है कि हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम किसी तरह की रियायत नहीं देना चाहते। भारत की फूड सिक्योरिटी को लेके और भारत के किसानों की आमदनी को लेके तमाम तरह के जो मसले हैं वो आते हैं उसमें जी। अब कहा यह जा रहा है कि जब ये आपका सेक्टर खुल जाएगा, सेक्टर मान लीजिए भारत इसमें रियायत देता है जी, तो उससे तकरीबन 2.5 करोड़ जो टन जो दूध है अमेरिका का जी, वो भारत में आने का रास्ता एक खुल जाएगा। ठीक है। दूसरा, इससे क्या होगा कि दूध की कीमतें तकरीबन 15% भारत में गिर जाएंगी, क्योंकि आप समझिए कि अगर बाहर से दूध आने लगेगा तो भारत में जो दूध की सप्लाई जो है वो डिमांड के मुकाबले बेहतर होगी, और उस वजह से दूध की कीमतें जो लगातार साल दर साल हमने बढ़ती हुई देखी हैं वहां पे नरमी आएगी। तो अब कंज्यूमर के एंगल पे तो ये फायदा है। अगर 15% या 20% 25% का रिपोर्ट है सर इसमें। बिल्कुल, तो अगर मान लीजिए 25% या 20% भी दाम घटते हैं या 4 या 5 रुपए की कीमत अगर आपको पर लीटर बैठती है घट के, तो वो कंज्यूमर्स के लिए तो फायदा है, लेकिन जो करोड़ों किसान हैं डेयरी से जुड़े हुए उनके लिए ये एक बड़ा झटका, और इस वजह से लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस जो है वो किसानों की आमदनी पे पड़ सकता है। और ये एक बड़ी फिक्र है जिसका जिक्र जो है वो एसबीआई की रिपोर्ट में किया गया है। चलिए प्रवीण सर, इसी से जुड़ा हुआ मामला है बेरोजगारी का। कहा जा रहा है कि डेयरी सेक्टर की देश की कुल सकल मूल्य वर्धन, यानी जिसको कि हम लोग जीवीए के नाम से जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के नाम से जानते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 2.5 से लेकर 3% का कंट्रीब्यूशन है, जो लगभग 7.5 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और इस सेक्टर से करीबन प्रवीण सर 8 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। बिल्कुल, अगर उनकी एंट्री होती है तो ये भी इफेक्ट होंगे, इनको भी बेरोजगारी का दंश तो ऐसे ही भारत झेल रहा है सर। तमाम रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, उसके बाद अगर जो लोग ये रोजगार कर रहे हैं उन पर भी तो आफत आने वाली है। नहीं, डेफिनेटली ये एक तगड़ा झटका हो सकता है पूरे के पूरे डेयरी सेक्टर के लिए। एक लहजे से इसको अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील किया जा सकता है अगर डेयरी सेक्टर को खोला जाता है। अगर आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन के जरिए डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ दूध या दही की डिमांड नहीं है देश में। अब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड, चाहे आप आइसक्रीम देख लीजिए, चाहे आप पनीर देख लीजिए, या इस तरह के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम हो गया, बटर मिल्क ऐसे हो गया, बहुत हो गया। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड फ्रोजन या जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। वैसे प्रोडक्ट्स की, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जी। क्या, और मसला उसमें इस बात का है कि अब तक का जो डेयरी सेक्टर का डेवलपमेंट है उसमें इन चीज़ों को डेवलप करने की, आप देखिए केवल अमूल या मान लीजिए मदर डेयरी जैसे कुछ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिसमें लार्जर स्केल पे किसान जुड़े हैं, उसके अलावा देश में
डेयरी सेक्टर में आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। गांव किसानों के लेवल पे। ठीक है सर। क्या वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की हम चिलिंग प्लांट और इस तरह के प्रोडक्ट जिसमें दूध को आप लंबे वक्त तक रख पाएं और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर पाएं चाहे घी बनाने में, वो नहीं क्रिएट किएगा। वो सप्लाई चेन या वैल्यू चेन वो क्रिएट नहीं की गई पिछले साल दर साल आधार में। भले एक दुग्ध क्रांति देश ने देखी या व्हाइट जो रेवोल्यूशन देश ने देखा कुरियन साहब के नेतृत्व में, हाँ, इस चीज को अगर कर लिया जाता तो अमेरिका से सस्ता दूध आकर उसका आप इस्तेमाल कर पाते और उसको आप चाहे ड्राई फॉर्म में बनाने का या दूसरे तरह के दूध के प्रोडक्ट बनाकर आप उसको देश में भी खपा सकते थे और विदेश में भी खपा सकते थे जी। बट वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी। जी, अपॉर्चुनिटी की आपने बात की सर, उसके भी मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं जी। आपने कहा कि अमेरिकी बाजार तक सर हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑर्गेनिक फूड हो गया, मसाले हो गए, इसकी पहुंच जो है भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकती है, ऐसे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। फिलहाल सर भारत इन प्रोडक्ट्स का अमेरिका को सालाना $1 अरब से भी कम एक्सपोर्ट करता है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी डिमांड को देखते हुए सर ये आंकड़ा जो है ये 1 अरब से बढ़कर सीधे $3 अरब तक भी जा सकता है। इसके अलावा एक और बात कही जा रही है सर कि बाजार खुलने से न सिर्फ अमेरिका, देखिए अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो और इसको लेके चीज़ें चल भी रही हैं सर दुनिया में अभी जो अब जो बातचीत हो रही है अलग अलग देशों के लेवल पे, वही बातचीत ये हो रही है कि ट्रेड माइनस अमेरिका क्या उसका कोई रूपरेखा, क्या उसका कोई खाका तैयार किया जा सकता। मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होती भी और एक जो रेसिप्रोकल टैरिफ कह लीजिए 26% अमेरिका लगाना चाहता है वो मान लीजिए 15 या 20% कर देता है घटा के, उसके बावजूद आपके ऊपर ऊंचे टैरिफ हैं। तो अब जो तरीका निकाला जा रहा है दुनिया के बाकी देश, आप देखिए गौर कीजिए, एस जयशंकर इस वक्त चाइना में है। एग्जैक्टली शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और ऐसे टाइम पे हो रही है जब दुनिया भर में इस तरह के बवाल हैं। तो दुनिया क्या रीअलाइंड होने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे अमेरिका, चीन को भी भारत की ज़रूरत है, भारत को भी चाइना की ज़रूरत है। क्या इस तरह का कि अमेरिका से बाहर हटके भी अपने एक्सपोर्ट को या अपने इम्पोर्ट को जी किसी तरह का झटका न लगने दिया। ट्रेड माइनस अमेरिका शब्द का आपने इस्तेमाल किया, क्या इसको मैं चाइना +1 पॉलिसी से भी जोड़कर देख सकता हूं? चाइना +1 की पॉलिसी तो इसका पार्ट है ना सर कि मान लीजिए कि अमेरिका को अगर आप नई सामान बेचना चाहते हैं या उसको सेंस ऑफ एलिनेशन में छोड़ना चाहते हैं तो चलिए भाई हम इधर अपना एक व्यापार समूह बना लें और इधर हम अपना धंधा चलाएं। हाँ, यही कोशिश हो रही है। बाकी की दुनिया की आबादी अगर अमेरिका को हटा दीजिए तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। 7-8 अरब की अगर आप दुनिया भर की अगर आप आबादी देख लीजिए तो अमेरिका को हटा के तो दुनिया की बड़ी आबादी मौजूद है। चाहे उसमें मिडिल ईस्ट देख लीजिए, चाहे लैटिन अमेरिका देख लीजिए, चाहे आप साउथ एशिया देख लीजिए या साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए। दुनिया भर के देश इस वक्त एक ही समस्या से का सामना कर रहे हैं, वो है कि टैरिफ जो ऊंचे लगे हैं उससे अपने देश के रोजगार, धंधे और कारोबार को बचाया कैसे जाएगा। अब टैरिफ की बात हो रही है सर, आज ही खबर आई है रूस पर कहा जा रहा है कि आप अगर युद्ध नहीं रोकेंगे 100% टैरिफ आप पर लगा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो टैरिफ वाला जो वॉर है ये थमता हुआ कहाँ दिख रहा है सर? कभी चाइना को लपेटे में लिया जा रहा है, कभी इंडिया को लपेटे में लिया जा रहा है, कभी और दूसरे कंट्रीज को कहा जा रहा है। तो इस तरह की दबाव की जो रणनीति है इससे तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने का नाम नहीं लिख रहा है। नहीं, और उसी वजह से देखिए भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो भी नहीं पा रही, बातचीत कब से चल रही है और उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। भारत ने भी पिछले, और मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे तो भारत ने अपना रुख थोड़ा सा सख्त किया है टैरिफ को लेके, पूरे ट्रेड को, अमेरिका के साथ मसले को लेके। अब भारत उतनी रियायतें देने के लिए शायद राजी नहीं, हो सकता पहले राजी हो जाता। तो हाल के वक्त में कुछ घटनाएं ग्लोबल लेवल पे जिस तरह की हुई हैं उसमें भारत ने थोड़ा सा रुख अपना अलग किया है और जो रीअलाइनमेंट दिखाई दे रहा है ग्लोबल लेवल पे शायद उसका भी असर ये हो सकता है। जी, एक लास्ट पॉइंट है सर, कहा जा रहा है कि बाजार खुलने से अमेरिका से कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी आधारित जितने भी जो प्रिसीजन फार्मिंग जैसे जो सेक्टर्स हैं उनमें निवेश आ सकता है। ये बड़ा गुड पॉइंट है हम लोगों के पक्ष में। तो जितना हम लोगों ने नेगेटिव पक्ष को भी डिकोड करने की कोशिश की तो कुछ जो पॉजिटिव पक्ष है उस पर भी बात कर लेना बहुत ज़रूरी है सर। इन सेक्टर्स में अगर निवेश आएगा तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल आना चाहिए, और इनफैक्ट भारत का भी जो कृषि प्रधान देश है सर, बिल्कुल मशीनरी है या कोल्ड स्टोर टेक्नोलॉजी है, कोल्ड स्टोरेज की या कोल्ड चेन की, उसकी भारत को अभी भी पिछले 10-12 साल में इसमें बड़ा बदलाव हुआ भी है। कोल्ड चेन को देख लीजिए या
इस तरह के वेयर हाउस देख लीजिए जहाँ सब्जियों का स्टोरेज हो जाए, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उस पे लेकिन अभी भी लार्ज स्केल पे काम किया जाना बाकी है। सर मुझे याद है, आप अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, बहुत हाल फिलहाल के समय में एक अलग मंत्रालय बनाया गया था फूड प्रोसेसिंग, पंजाब की है। अच्छा पुराना है। हाँ, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मौजूद है। लेकिन सर बनी हुई है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में कितना काम किया गया ये हमें और आपसे छुपा हुआ नहीं है सर। आज भी सर देखिए, जो फ्रूट्स, जो रॉटन फ्रूट्स हो जाते हैं, जो उनको बचाने की जो जरूरत होनी चाहिए, या तमाम जितने भी जो धान आप देखिए या गेहूं देखिए, तमाम तरह के जो ग्रेनरीज देखिए, आप एफसीआई के गोदाम में बाहर सड़ते हुए नजर आता है। बारिश होती रहती है, तो फिर भी आपको मैं बताऊं बहुत मैनेजमेंट बेटर हुआ है। आप या मतलब आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन 98, 99 या उसके पहले के अगर आप दौर को देखेंगे, या इनफैक्ट 2009-10 तक भी देखेंगे, तो वो हालत जो थी वो बहुत बुरी हालत थी। एफसीआई की गोडाउन्स की हालत देख लीजिए, या ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट की सिचुएशन को देख लीजिए, वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। चाहे आप वेजिटेबल्स को देख लीजिए, पेरिशेबल आइटम जितने भी हैं, उनका सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह हो नहीं पाता था। अब तो सिचुएशन बहुत बेटर हो गई है। ओके, इनाम्स के लेकिन आने से। लेकिन नहीं, इनाम के आने से प्लस क्या है कि जो सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज जो लगे हैं, है ना, वो उनकी बड़ी मदद मिली है। जो डेडिकेटेड ट्रेन्स जो चलाई गई हैं, जहाँ पे कि जो प्रोड्यूसिंग टॉप स्कीम भी चलाई थी मोदी सरकार ने, टॉप टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इसको प्रिजर्व करने के लिए। बिल्कुल, तो उसने देश में प्राइसिंग को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प की। मान लीजिए नॉर्थ के किसी पार्ट में आलू का दाम कम है, साउथ में ज़्यादा है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आपने ट्रेन से आलू को पहुँचाया और वहाँ पे कीमतों को एक तरह से जो वेजिटेबल्स की कीमत है उनको स्थिर करने में मदद मिली। ठीक है सर। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।